नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे भारत पर कब्जा कर लिया? ब्रिटिश साम्राज्य की असली सच्चाई क्या है? आज हम उस इतिहास की बात करेंगे जो हमें किताब में नहीं पढ़ाया जाता। 1765 से 1945 के बीच भारत में क्या हुआ था जिसने हमारे देश की दिशाएं बदल दी? कैसे 125 लोगों ने 70,000 पाउंड लेकर पूरे देश को गुलाम बना दिया और किस तरह से हमारे पूर्वजों ने इसके खिलाफ विरोध किया? आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो अगली बार जब भी हॉलीवुड मूवी देखकर तालियां बजाओ जिसमें एक महान ब्रिटिशर हिटलर से वीरतापूर्वक लड़ रहा हो, तो इस बात जरूर ध्यान रखना कि उस लड़ाई का खर्चा आपके पूर्वजों की कमर तोड़कर निकाला गया है। अगली बार जब भी कोई वेस्टर्न कंट्री की तारीफ करे तो उनसे पूछना कि 1765 से 1945 के बीच क्या हुआ था जिसने भारत का पूरा इतिहास बदल दिया था। और कुछ बिजनेस हाउस की बातें पढ़ेंगे तो वो बताते हैं कि उनका बिजनेस मॉडल कितना सफल था, लेकिन असल में वो अंग्रेजों की दलाली करते थे। वेस्ट में फ्री ट्रेड की बात तो बहुत करता है, लेकिन अगर आप देखोगे कैम्ब्रिज इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में तो इसका जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को कलेक्टर कहा जाता है। ये सब मॉडर्न पूंजीवादी ग्लोबल सिस्टम इसी लूट पर बना हुआ है। अंग्रेजों ने भारत से बहुत पैसा लूटा था, लेकिन आज उनके हालात देखिए कितने बुरे हाल हैं। जब भी हम 1947 से पहले की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ब्रिटिशर ने इंडिया को कॉलोनाइज किया था, गुलाम बनाया था, लेकिन असल में इंडिया को एक गुलाम एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया था। और एक प्राइवेट कंपनी इतने बड़े देश को गुलाम कैसे बना सकती है? 125 लोगों की बनाई हुई कंपनी 70,000 पाउंड लेकर पूरे देश को गुलाम बना देती है। अगर आप अपने आसपास के लोगों को पूछते हैं तो आपको अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि कैसे इंडिया को एक योजना के तहत, लेकिन बहुत ही कम लोग इसकी असली कहानी जानते हैं कि कैसे इंडिया को एक योजना के तहत एक प्राइवेट कंपनी ने लूटा था और फिर उसी कंपनी को एक भारतीय संजीव मेहता ने खरीदा और बदला लिया। एक प्राइवेट कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया था, लेकिन सवाल यह है कि एक प्राइवेट कंपनी इतने बड़े देश को गुलाम कैसे बना सकती है, चाहे आप भारत में हो या भारत से बाहर। ये बात किसी न किसी चर्चा में हमारे सामने आ ही जाती है। इसलिए इस वीडियो को इस तरह से तैयार किया गया है कि इसे देखने के बाद आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जाकर समझदारी से चर्चा कर सकते हैं। और अब आता है साल 1599, जब मसाले खासकर ब्लैक पेपर बहुत ही कीमती आइटम थी। इसे उस समय ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। उस समय डच का स्पाइस ट्रेड पर बहुत कंट्रोल था और ब्रिटेन को भी डच ही सप्लाई करता था। 1599 में डच ने ब्लैक पेपर की कीमत 5 सीलिंग बढ़ा दी। इससे ब्रिटिशर नाराज हो गए और इस बात से अंग्रेज बहुत नाराज हो गए। और उसके एक महीने बाद 24 सितंबर 1599 को लंदन के 24 बड़े व्यापारियों ने मिलकर एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में डिसीजन लिया जाता है कि डच की मनमानी को खत्म करना होगा और उन्हें अपना खुद का स्पाइसी ट्रेड शुरू करना होगा। इन व्यापारियों ने 125 शेयर होल्डर्स को मनाकर 72,000 पाउंड इकट्ठा कर लिए और एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा द गवर्नर एंड कंपनी। कंपनी तो बन गई, लेकिन उन्हें रानी एलिजाबेथ से परमिशन भी लेनी थी। और इसके 3 महीने बाद 31 दिसंबर 1599 को रानी एलिजाबेथ उन्हें एक रॉयल चार्ट देती है। इस राजकीय आदेश का मतलब था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड में स्थापित है वो पूरी दुनिया के विभिन्न स्थानों पर जाकर स्पाइस और बाकी माल सस्ते में खरीद सकती है और यूरोप में महंगे दामों पर बेच सकती है। ये रॉयल चार्ट 15 साल के लिए दिया जाता है और इसमें एक एरिया भी फिक्स किया जाता है और उस क्षेत्र का नाम था गुड होप, जो दक्षिण अफ्रीका में था। और दूसरा क्षेत्र दिया जाता है अमेरिका के मैगलन जल संधि के बीच में। ये क्षेत्र इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पहले से ही ब्रिटेन काफी सक्रिय था और इसी कारण से इस कंपनी का नाम पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी। रानी को पहले से ही पता था कि इन क्षेत्रों में और भी देश व्यापार कर रहे हैं, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वहाँ पहले से ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। रानी ने कहा इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही वहाँ जाकर व्यापार करेगी, कोई और कंपनी नहीं जाएगी। इस डिसीजन का मतलब था कि अगर कोई अन्य अंग्रेज कंपनी इस क्षेत्र में जाकर व्यापार करती हुई पाई जाती है तो उसका सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक खास अधिकार प्राप्त हो जाता है और उसके साथ ही इस कंपनी ने व्यापार के नाम पर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने यह डिसीजन इसलिए लिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही एकमात्र कंपनी होगी जो इन क्षेत्रों में व्यापार करेगी। अगर कोई और कंपनी ऐसा करने की कोशिश करती है तो उसका सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। इन क्षेत्रों में पहले से ही कंपटीशन जाता था और अपनी ही कंपनी के साथ कंपटीशन करना सही डिसीजन नहीं हो सकता। इसलिए रानी ने फैसला लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इन देशों में व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए महारानी ने उसको ज़रूरत से ज़्यादा ही पावर दे दी, जैसे खुद के पैसे छापना, जिस क्षेत्र में व्यापार करेंगे वहाँ पर अपना कानून बनाना, विदेश नीति रखना, कोर्ट चलाना और सज़ा देना, आर्मी रखना और पूरे देश को कंट्रोल करना।
उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक दिन मुकेश अंबानी मोदी जी के पास जाएं और कहने लग जाएं कि मसालों की बहुत ज़रूरत है और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे और सस्ते रेट पर मसाले हैं, तो वहाँ पर एक कंपनी खोलना चाहते हैं और व्यापार शुरू करना चाहते हैं और मोदी जी उसके लिए परमिशन दे देते हैं। ये देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए उस देश में आपकी ही कंपनी काम करेगी ताकि कंपटीशन ना हो। साथ ही मोदी जी ये भी कह देते हैं कि वहाँ जाकर आप अपने हिसाब से कानून बना लेना, कोर्ट भी चला सकते हैं, सज़ा भी दे सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन का उपयोग भी कर सकते हैं। वहाँ के कानून के बारे में ज़्यादा मत सोचना, बस जाकर हमारे देश का फ़ायदा करवाओ। कुछ इसी तरह की पावर ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों के लिए बहुत सारी पावर दे दी थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क था और ब्रिटिशर उतने पैसे वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरह बनाया। इसका मतलब ये था कंपनी में काम किए बिना कोई भी पैसा लगा सकता है और स्टॉक खरीद सकता है। जब कंपनी को लाभ होगा तो शेयर होल्डर्स को भी लाभ मिलेगा। ये वही तरीका था जैसे आज हम शेयर खरीदते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही उद्देश्य था, मुनाफा कमाना। जिन शेयर होल्डर्स ने कंपनी में पैसा लगाया है उन्हें मुनाफा दिलाना, चाहे उसके लिए नियम टूटे या किसी का नुकसान हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें रानी सपोर्ट करती थी, इसलिए नियम तोड़ने में कोई संकोच नहीं करते थे। कंपनी का काम बहुत रिस्की था, इसलिए उन्हें वर्कर्स नहीं मिल रहे थे। उन्होंने लंदन के न्यूगेट जेल और बेडलूम लोनेटिक असाइलम से लोगों को उठाया और इन्हें अपनी कंपनी के जहाज पर लगाया। इन सब तैयारियों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इंडोनेशिया के मलुक आइलैंड पर जाते हैं। शुरू में उनका इंडिया जाने का कोई प्लान नहीं था। मलुक आइलैंड पर स्पाइस का बहुत ट्रेड होता था, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने पर पता चलता है कि स्पेनिश और पुर्तगाली और डच व्यापारी पहले से ही वहां मौजूद थे। डच ट्रेडर्स यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी वहां की बहुत बड़ी कंपनी थी और उनकी आर्मी बहुत बड़ी थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पहुंची तो उन्हें वहां काम नहीं मिला और उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। इसके बाद वो लोग वापस इंग्लैंड आ गए और उन्होंने दोबारा जाने की योजना बनाई और इस बार उन्होंने सोचा कि वो इंडिया जाएंगे। 1498 से इंडोनेशिया में पहले से पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे। इसके बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में व्यापार करने का डिसीजन लिया। 1608 में विलियम हंकिस जो कंपनी के राजनयिक थे, इनको एक हेक्टर नाम का जहाज दिया जाता है और 24 अगस्त 1608 को विलियम हंकिस पहली बार भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है और उस समय की भारत की एक स्थिति पर नजर डालते हैं। उस वक्त भारत में मुगलों का साम्राज्य था और वो अपनी सबसे ऊंचाई पर थे। अधिकतम क्षेत्रों पर मुगलों का शासन था, नीचे के कुछ हिस्सों में दूसरों राजाओं का शासन था। मुगल साम्राज्य का मैन बादशाह होता था और पूरे साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित कर रखा था। उस समय मुगलों ने भारत को प्रांतों में बांट रखा था और जिनको प्रोविंस कहा जाता था। जैसे आज के समय में राज्य होते हैं, उस समय में मुगलों ने पूरे साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर रखा था। इन प्रोविंस को सूबेदार यानी गवर्नर हेड करते थे। इन गवर्नरों का काम था स्थानीय जनता से कर लेना और मुगल सम्राट को सौंप देना, जिससे साम्राज्य की सेना और प्रशासन कार्यों में खर्चा पूरा कर सके। उस समय ब्रिटेन के मुकाबले भारत एक बहुत अमीर देश था। भारत को उस समय एक आर्थिक महाशक्ति माना जाता था। पूरी दुनिया में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत प्रमुख स्थान था। जैसे आज चीन का मैन्युफैक्चरिंग का वर्चस्व है, उस समय भारत अकेला पूरी दुनिया को 25% मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करता था। कई सारे क्लॉथिंग के नाम पर जैसे शॉल, पजामा, खाकी, कमरबंद आदि भारत से ही बनते थे और पूरी दुनिया में फेमस थे। पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को जोड़ने के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था उस समय बहुत ज़्यादा बड़ी थी। जब हंकिस पहली बार सूरत पहुंचे तो उन्होंने मुगल दरबार में प्रवेश करने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य था मुगलों के साथ व्यापारिक समझौता करना और मुगलों की अनुमति के बिना भारत में व्यापार करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। हंकिस ने बादशाह जाकिर से मिलने की योजना बनाई और उनकी मंजूरी प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए। ये कार्य उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उस समय भारत का मुगल साम्राज्य इतना विशाल और शक्तिशाली था कि उनकी तुलना आज की 21 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से की जा सकती है। मुगल 24 अगस्त 1608 को हंकिस फिर भारत के सूरत बंदरगाह पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद उसे समझ में आ गया कि यहाँ जो पुर्तगाली पहले से व्यापार कर रहे हैं, मुगलों के साथ उनकी अच्छी पकड़ है। काफ़ी समय से व्यापार कर रहे थे। हंकिस को ये समझ में आ गया था कि उन्हें यहाँ व्यापार करना है तो मुगलों को इम्प्रेस करना होगा, उनकी अनुमति लेनी होगी। उस समय भारत की राजधानी आगरा थी, वहीं से परमिशन और अप्रूवल मिलती थी। इसलिए हंकिस सूरत से उठकर सीधा आगरा पहुंच गया। आगरा में उन्होंने बादशाह जागीर से मिलने की कोशिश की और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कई प्रयास किए। उन प्रयासों में सफल होने के लिए हंकिस ने अफगानी ड्रेस पहनी और टूटी फूटी तुर्की भाषा में बात करने का प्रयास भी किया
उनका उद्देश्य था कि वो मुगलों के दरबार में अलग दिखे, मुगलों की संस्कृति का सम्मान करें। हांकिस ने मुगलों को इम्प्रेस करने के लिए कई उपहार भी लेकर आए, तुर्की भाषा में बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मुगलों ने ब्रिटिशर को असभ्य और गंवार समझा और मुगल भी पुर्तगाल व्यापारियों को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हांकिस को ज़्यादा महत्व दिया नहीं। जब हांकिस लौट रहे थे तो उन्होंने एक आर्मेनियन क्रिश्चियन पत्नी को तोहफा दिया। एक बार फिर ये लोग जहाज लेकर सूरत पहुंच गए, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने पुर्तगाली व्यापारियों के डर से उन्हें वापस भेज दिया। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे थे कि मुगलों से किसी प्रकार से समझौता हो जाए। उधर ब्रिटेन में 24 मार्च 1603 को रानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है और उसी दिन ब्रिटेन के नए राजा किंग जेम्स बनते हैं। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर किंग जेम्स से मिलते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि अगर वो एक राजदूत और भेजेंगे तो उनकी बात बहुत ज़्यादा गंभीरता से ली जाएगी, शायद व्यापार की बात बन जाए। किंग जेम्स इनकी बात को मान जाते हैं और 18 सितंबर 1615 को अपना एक राजदूत थॉमस रो को एक जहाज से सूरत भेजते हैं। थॉमस एक बहुत ही चालाक किस्म का आदमी था। उसने हांकिस की गलतियों से सबक लिया और वो सीधा बादशाह जागीर से मिला और उसे इंग्लैंड के व्यापार करने के फायदे समझाए। थॉमस ने जागीर को समझाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करेगी तो सालाना आपको पैसे देगी, उसका फ़ायदा होगा आपको। जागीर को थॉमस की बात समझ में आ गई और 3 साल लगातार प्रयास करने के बाद जागीर ने एक शाही फरमान जारी किया, जिसमें एक सीमित क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी जाती है और इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को हर साल पैसा देना होगा। सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी जाती है, लेकिन सीमित व्यापारिक संस्थानों के साथ। इसके बाद थॉमस वापस इंग्लैंड आकर ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर को समझाते हैं कि मुगलों के साथ लड़ाई करना कोई आसान काम नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह समझ में आ गया था कि भारत के अंदरूनी इलाकों में घुसने के बजाय उन्हें सी फोर्ट्स के माध्यम से अपना व्यापार शुरू करना चाहिए। उनका टारगेट था कि भारत से सस्ता सामान खरीदना और यूरोप में महंगे दामों पर बेचा जाए। और अब फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी का काम भारत में शुरू हो जाता है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। उन्होंने गोलकोंडा के सुल्तान से बात करके आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की। इसके बाद 1620 में उन्होंने पटना में तीसरी फैक्ट्री खोली, लेकिन वो ज़्यादा समय चल नहीं पाई और 1 साल में बंद करनी पड़ गई। शुरुआत में भारत में कंपनी को ज़्यादा व्यापार करने का अवसर नहीं मिल रहा था, लेकिन आने वाले 20 सालों में जहाँ जहाँ भी मौका मिला उन्होंने अपना व्यापार का विस्तार किया और उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जहाँ जहाँ कंपनी ने व्यापार शुरू किया वहाँ वहाँ विकास भी हुआ और लोग उन इलाकों में बसने भी लगे। 1640 तक कंपनी काफ़ी हद तक मजबूत हो चुकी थी। उन्होंने महसूस किया कि विजयनगर साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। अब तक उन्होंने कहीं भी कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि राजाओं को विभिन्न प्रकार के लालच देकर अपने व्यापार को बढ़ाने का रास्ता निकाल रहे थे। उन्होंने विजयनगर के राजा को समझाया कि व्यापार करने से उनका कैसे फ़ायदा होगा। राजा ने उन्हें मद्रासपट्टनम नामक एक मछली पकड़ने वाले गाँव में उन्हें 3 मील लंबा क्षेत्र दे दिया। राजा ने इन व्यापारियों को अलग से इसलिए क्षेत्र दिया था ताकि वो आराम से रह सके और व्यापार कर सके। इससे आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। जब कंपनी को ये जगह मिली तो उन्होंने सुरक्षा के लिए किले बना लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस किले को सेंट चार्ज ने बनाया था और उस एरिया को मद्रास नाम दिया जाता है। कई सालों तक वहाँ व्यापार किया और फिर 1662 को इंग्लैंड के राजा पुर्तगाली रानी कैथरीन से शादी कर लेते हैं और दहेज में उन्हें बम्बई का आइलैंड मिलता है, जिसे हम आज मुंबई कहते हैं। और बम्बई आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार करना और भी आसान हो गया। लेकिन अभी तक ब्रिटिशर केवल सी पोर्ट्स पर ही व्यापार कर रहे थे, क्योंकि मुगल उन्हें अंदर घुसने की परमिशन नहीं दे रहे थे। उस समय बंगाल का इलाका, जिसमें आज उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश, बिहार शामिल था, बहुत ही समृद्ध था। वहाँ की फसलें बहुत अच्छी होती थी। ढाका की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बहुत फेमस थी। यही कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा से बंगाल में व्यापार करने का सपना देखती थी। और बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खान, जो मुगल सम्राट औरंगजेब के मामा थे, ब्रिटिशर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलियम होजेस को भेजा ताकि वो शाइस्ता खान को मना सके और बंगाल में व्यापार शुरू कर सके। और अब 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर बनता है जोसिया चाइल्ड, जो थोड़ा घमंडी था। उसने पहले हुए समझौतों को सही से फॉलो नहीं किया और गवर्नर ने टैक्स बढ़ाकर 2% से 3.5% तक कर दिया। जोसिया चाइल्ड ने इसे मानने से इनकार कर दिया और धमकी दी, अगर टैक्स बढ़ाया गया तो वो चित्तगोंग को कैप्चर कर लेंगे। और 1686 में गुस्से में आकर जोसिया चाइल्ड ने लंदन से 19 वारशिप और 200 कैनन्स और 600 सोल्जर्स
बुलाकर मुगलों पर हमला कर दिया। और ये पहली बार था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधा युद्ध किया था। लेकिन मुगल उस समय बहुत ताकतवर थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह से हरा दिया और फिर मुगलों ने कंपनी के लोगों को सूरत और ढाका में कैदी बना लिया और उनकी फैक्ट्रीज पर कब्जा कर लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें मुगलों से माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। कई सालों तक माफ़ी मांगने के बाद 1690 में उन्हें माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन उनके ऊपर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुगलों की ताकत कमज़ोर पड़ने लग गई। कई सम्राट बदले, मुगल साम्राज्य बहुत कमज़ोर हो गया था और 1717 में मुगल सम्राट के फारूक सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है। और फारूक सियार ने कंपनी से गिफ्ट लिए और एक सर्जन से उनकी कोई बीमारी भी ठीक कर दी थी। मुगल सम्राट ने गवर्नर को एक फरमान भेजा कि ईस्ट इंडिया कंपनी फ्री में ट्रेड करेगी, यानी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होंगे उस पर कोई अलग से टैक्स नहीं देना होगा, सिर्फ सालाना टैक्स ही देना होगा। इसका मतलब ये होगा कि कंपनी बिना किसी चेकिंग के सामान ट्रांसफर कर सकती है। और अब बंगाल के गवर्नर को ये व्यवस्था अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो मुगल साम्राज्य के अधीन था, इसलिए उन्हें मानना पड़ा। मुगल साम्राज्य सूबों में अलग अलग था जिनके गवर्नर होते थे। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया, कई राज्य आज़ाद होते चले गए और गवर्नरों ने खुद को नवाब घोषित कर लिया। बंगाल के गवर्नर ने खुद को आज़ाद घोषित कर लिया और फिर नवाब बना लिए, लेकिन अभी भी वो मुगल साम्राज्य को टैक्स देते थे। बाकी सूबों ने टैक्स देना बंद कर दिया था, जिससे मुगल साम्राज्य वित्तीय संकट में आ गया था। अब केवल बंगाल से ही टैक्स रेवेन्यू आता था। 1756 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई और सिराज नए नवाब बनते हैं। सिराज एक बहुत ही सख्त शासक थे। उन्होंने ब्रिटिश व्यापारियों की गतिविधियों से बहुत समस्याएं थी। उनकी 3 समस्याएं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में किले बना रही थी। कंपनी मुगल सम्राट को खुश करने के लिए पॉलिसियों का गलत उपयोग कर रही थी। कंपनी बंगाल से भगाए हुए अधिकारियों को अपने पास रख रही थी। सिराज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कई बार समझाया, लेकिन वो नहीं माने। एक दिन सिराज 3000 सैनिकों के साथ कोलकाता की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और वर्करों को एक अंधेरी कालकोठरी में बंद कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सिराज ने कंपनी के किले पर कब्जा कर लिया। ये पहली बार था जब ईस्ट इंडिया कंपनी सीधी लड़ाई में उतरना पड़ा था। साउथ में बसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइवर को भेजा ताकि वो सिराज की इस हरकत का जवाब दे सके। क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफर जो सिराज के आर्मी कमांडर थे और उन्हें राजा बनाना चाहते थे, इसके अलावा उन्हें एक धनी व्यक्ति से भी संपर्क किया और उन्हें अपनी ओर मिलाने के लिए लालच दिया। और जगत सेठ ने इस लड़ाई के लिए पूरी फंडिंग की और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध शुरू होता है। सिराज के कमांडर मीर जाफर ने ब्रिटिश के साथ मिलकर धोखा दिया। युद्ध के दौरान बारिश होने से सिराज के हथियार बेकार हो गए, जबकि ब्रिटिशर ने अपने हथियार छुपा रखे थे। मीर जाफर अपनी फौज को पीछे हटा लेते हैं और ब्रिटिशर युद्ध जीत जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वादे के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन कंपनी ने मीर जाफर को नवाब इसलिए बनाया था क्योंकि वो अपने वादे के पक्के थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पपेट राजा के माध्यम से अपनी व्यापार की नीतियाँ और टैक्स का कंट्रोल करना चाहते थे। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जो आज के हिसाब से लगभग 3000 करोड़ रुपए के बराबर है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में इतना खर्चा हुआ है, इसलिए बंगाल को ये पैसा देना पड़ेगा। प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिशर को समझ में आ गया कि असली कमाई तभी हो सकती है जब उनका प्रशासन पर कंट्रोल हो, इसलिए उन्होंने स्थानीय लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दी और इंग्लैंड से और सेना मंगवाई। 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब के खिलाफ बक्सर की लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। इसके 1 साल बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने खुद को बंगाल का गवर्नर और कमांडर इन चीफ घोषित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा से इतना टैक्स कलेक्ट किया था कि वहां अकाल पड़ गया और 1770 में बिहार और बंगाल में भयंकर अकाल पड़ गया और लगभग 70 लाख से 1 करोड़ लोग मारे जाते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद नॉर्थ इंडिया पूरी तरह से अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन उनका लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ। वे साउथ इंडिया पर भी कब्जा करना चाहते थे। मैसूर के राजा हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर रोक लगा देते हैं। 1761 और 1780 के बीच में मैसूर की कई लड़ाइयों में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को कई बार हराया। 1783 में टीपू सुल्तान राजा बनते हैं। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को इतनी बेरहमी से लूटा कि वहां पर भुखमरी फैल गई और बहुत सारा लूटकर पैसा ब्रिटेन ले गई। खुद दिन ब दिन ताकतवर होते गए और बक्सर की लड़ाई के बाद नॉर्थ इंडिया पूरी तरह से अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया था, लेकिन उनका लालच अभी भी खत्म नहीं हो रहा था। अब वो साउथ इंडिया पर भी कब्जा करने की सोच रहे थे। वहाँ के व्यापार पर कंट्रोल करने की योजना बना रहे थे। मैसूर का क्षेत्र
जिसे मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। वहाँ व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। मैसूर के राजा हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान इस क्षेत्र को नियंत्रण करते थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी गतिविधियों के बारे में जानते थे, इसलिए वो अपने क्षेत्र में उनकी चलने नहीं देते थे। इसका एक कारण ये भी था कि मैसूर के राजा कंपनी की हरकतों को पहले से ही जानते थे। दूसरा कारण ये था कि मैसूर के राजा फ्रेंच कंपनियों के साथ व्यापार करते थे, इसलिए अंग्रेजों को दूर रखना चाहते थे। 1761 में मैसूर किंगडम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह से हराया। और फिर 1780 में फिर से युद्ध हुआ, जिसमें फ्रेंच ने मदद की और इस युद्ध के बीच हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान उसके बाद में वहाँ के नए राजा बनते हैं। 1783 में टीपू सुल्तान राजा बनते ही और इस युद्ध में काफ़ी क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला जाता है और फिर वहाँ एक समझौता होता है। लेकिन टीपू सुल्तान जानते हैं कि ये लड़ाई फिर से होगी और इस बार उन्होंने पूरी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी। टीपू सुल्तान एक आधुनिक तकनीक प्रेमी थे। उन्होंने फ्रांस से नए नए तरह के हथियार मंगवा लिए और अपनी सेना को आधुनिक बनाया। दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी टीपू सुल्तान को हराने के लिए तरह तरह की योजना बना रही थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान को हराने के लिए अपनी सेना को और भी मजबूत कर लिया और उसके खिलाफ एक भयंकर आक्रमण करने की योजना बनाई। अंग्रेजों ने भी इस युद्ध में अपना योगदान दिया और अपनी सेना को टीपू सुल्तान से लड़ने के लिए तैयार किया और इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान को हरा दिया और उसके राज्य पर अपना कंट्रोल कर लिया। अंग्रेजों ने अपनी इस विजय को देखते हुए टीपू सुल्तान के खिलाफ और भी कड़ी नीतियां लागू कर देते हैं और अब उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे वीरों का बलिदान और वीरों की गाथाएं हमारे दिलों में अमिट रहेंगी। हमें अपने देश की सेवा और सम्मान की भावनाओं को हमेशा बनाए रखना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।